नमस्कार, जय हिंद। मई 2014 भारत के लोकतंत्र में एक नया अध्याय जुड़ा। भारत की जनता ने अपने लिए एक नया प्राइम मिनिस्टर चुना, जिन्होंने भारत की जनता से अनेक वादे किए, अच्छे दिनों के सपने दिखाए। 12 साल बाद 2026 आज हम इस सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उनके परिणामों का विश्लेषण करेंगे। डाटा क्या कहता है, सपोर्टर्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं और सच क्या है। पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, और यहाँ नंबर इंप्रेसिव हैं। 2014 में इंडिया की जीडीपी थी $2 ट्रिलियन। 2025 में $4 ट्रिलियन से ऊपर, यानी 2 गुना। 2014 में इंडिया दुनिया की 10वीं इकोनॉमी थी, 2019 तक 5वीं, और अप्रैल 2025 में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा और बन गई दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। यह छोटी बात नहीं है दोस्तों। इकोनॉमी सर्वे 2025 और 26 के अनुसार इंडिया की रियल जीडीपी 7.4% होगी और 2027 के लिए ग्रोथ 6.8 से 7.2% प्रोजेक्टेड है, अर्थात इतना लक्ष्य बनाया गया है। वहीं वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक देखें तो 2014 में 142वां स्थान था, तो जो 2020 तक 63वां हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $290 बिलियन से बढ़कर $620 बिलियन हो गया। और यूपीआई, इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसे आज दुनिया कॉपी करना चाहता है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस सब इंडिया का यूपीआई अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया का टारगेट है 2026 और 2027 में $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना और अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसे बूस्ट करेगा, इसे बढ़ाएगा। अब सोशल स्कीम की अगर हम बात करें, 2014 में इंडिया के 88% गांव में बिजली थी, 2020 में यह बढ़कर 99.6% गांव तक पहुंच गई। करोड़ों घरों में पहली बार बल्ब जला। जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स रखने वाले लोगों का अगर हम प्रतिशत देखें तो 2014 में 48.3% से बढ़कर 71.1%। पहली बार करोड़ों गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खुला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ, बीच से बिचौलिए खत्म हुए, शोषण कम हुआ। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2014 में सिर्फ 38% घरों में टॉयलेट था, जो 2020 तक 95% से ऊपर हुआ और 11 करोड़ टॉयलेट बने। खुले में शौच से मुक्ति मिली। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज। 2026 में इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च हुआ। दूसरा पक्ष अगर हम शुरू करें, दूसरा पक्ष देखें तो सबसे खतरनाक रहा नोटबंदी। नवंबर 2016 रात को 8 बजे पीएम साहब आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं 500 और 1000 का नोट बंद। 80% करेंसी ओवरनाइट विड्रॉल कर ली गई, हटा दी गई। डिमोनेटाइजेशन के बाद पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ 2016 के 6.98% से घटकर 2017 में 5.56% हो गई। बिजनेस बंद हुए, फार्मर को वेजिटेबल सड़कों पर फेंकनी पड़ी। गवर्नमेंट का कहना था ब्लैक मनी खत्म होगा इससे, लेकिन आरबीआई ने बाद में बताया 99.3% नोट्स वापस आ गए। कहां गया, कैसे हो गया, कहां ब्लैक मनी खत्म हुई। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो CMIE के डाटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 और 24 में 8.1% रहा। OECD की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के 20% से ज्यादा यूथ नीट हैं, यानी न एजुकेशन में, न एम्प्लॉयमेंट में, न ट्रेनिंग में। जीडीपी बढ़ रही है पर नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। इकोनॉमिस्ट इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, जहां जॉब नहीं है लेकिन ग्रोथ हो रहा है। फायदा क्या है ऐसी ग्रोथ? यूपीए के दौरान फिस्कल डेफिसिट एवरेज 4.63% था, एनडीए के दौरान यह 5.13% रहा। ग्रॉस डेब्ट जो जीडीपी रेशियो 80% को क्रॉस कर गया है, जिस पर आईएमएफ ने कंसर्न जताया है। एग्रीकल्चर और किसानों की मुद्दों की बात करें तो यह 2014 से अब तक सबसे बड़ा अनरिजॉल्व इशू रहा है। 2014 में वादा था मोदी गवर्नमेंट का कि एमएसपी बढ़ेगा। 2016 में यह वादा था 2022 तक इनकम डबल होगी। गवर्नमेंट डाटा 2022 के अनुसार फार्मर की एनुअल एवरेज इनकम, एनुअल इनकम साल का 10,218 थी। यानी डेली अगर हम देखें कि डेली का क्या इनकम है तो 28 रुपया पर डे। 2020 में 3 फार्मर लॉ आए, बिना किसानों से बात किए
1 साल तक प्रोटेस्ट चला इसके विरुद्ध और 2021 में गवर्नमेंट को मजबूर होकर ये लॉ वापस लेने पड़े। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन की बात करें तो यूपीए के 2004 से 2014 के दौरान 9,671 फार्मर ने सुसाइड किया। मोदी के अंडर 2015 से 2023 के बीच यह संख्या 10,122 थी। फार्मर सुसाइड कम नहीं हुआ। यह किसी पार्टी की अकेली फेलियर नहीं है, यह सिस्टम का फेलियर है जो डिकेड से चली आ रही है। अगर अब हम बात करें डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस की, ये सबसे सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों। यहां मैं सिर्फ इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करूंगा, अंदाजा आपको लग जाएगा, आप जज कर लोगे कि हमारा स्थिति क्या है। इंडिया का अगर प्रेस फ्रीडम रैंक 2014 के 140वें से गिरकर 2024 में 159वां हो गया है 180 देशों में। गवर्नमेंट का कहना है यह बायस्ड रैंकिंग है, क्रिटिक्स का कहना है यह रियलिटी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2014 को देखें तो 127 देशों में इंडिया 105वें स्थान पर है। 35% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। गवर्नमेंट इस रैंकिंग की मेथोलॉजी को रिजेक्ट करती है, नहीं मानती है। मणिपुर 2023 1 साल से ज्यादा वायलेंस हुआ, वहां पर 200 से ज्यादा मौतें हुई, 60,000 लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। क्रिटिक्स ने कहा पीएम मणिपुर नहीं गए, गवर्नमेंट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को ब्लेम करती रही। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जो 2025 का एक बहुत बड़ा इवेंट था। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट ने 26 सिविलियंस को मारा उनका धर्म पूछकर, जिनमें ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे। इंडिया ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, फिर डिनाई की। पाकिस्तान ने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया। बताइए, इनके आतंकवादी मार रहे हैं, ये ऑपरेशन को ही गलत बता रहे हैं। और 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट चला। पाकिस्तान ने जवाब दिया। 4 दिन की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई। यह दोनों न्यूक्लियर आर्म देशों के बीच पहला ड्रोन वॉर था। 10 मई को सीज फायर हुआ। सपोर्टर्स कहते हैं यह इंडिया की नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पहले इंडिया सहता था, अब जवाब देता है। क्रिटिक्स कहते हैं इंडिया के जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के शंघाई लॉ डायलॉग में एडमिट किया पहले दिन इंडियन जेट्स लॉस हुए। कोई मेजर कंट्री ने पाकिस्तान को ऑफिशियली कंडेम्ड नहीं किया, मतलब उसका विरोध नहीं किया, उस पर सवाल खड़े नहीं किए। इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनर ने उतना साथ नहीं दिया जितनी उम्मीद थी इंडिया को। सीज फायर के 1 साल बाद भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि टेररिस्ट कैंप एग्जिस्ट करते हैं, बस और डीपर इनसाइड पाकिस्तान मूव हो गए हैं। एक और बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उन्होंने मुस्लिम ऑफिसर सोफिया कुरैशी के यूज को ऑप्टिक्स बताया था और मॉब लिंचिंग का जिक्र किया। 1200 से ज्यादा एकेडमिक्स ने कंडेम्ड किया इस गिरफ्तारी का और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेल दी, पर कमेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कमेंटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे पोस्ट नहीं होने चाहिए। सपोर्टर्स कहते हैं सेंसिटिव टाइम में ऐसी पोस्ट ठीक नहीं है। क्रिटिक्स कहते हैं ये फ्री स्पीच और एकेडमिक्स फ्रीडम पर अटैक है। ये आपको तय करना है कि क्या यह राइट टू स्पीच का उल्लंघन किया है गवर्नमेंट, या देश की सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाने जरूरी हैं। अगर करंट इवेंट की बात करें, 2026 की बात करें, तो यहाँ एक बड़ा संकट है। पहला, ईरान वॉर और ऑयल क्राइसिस। 2026 में मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ी हुई है। ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई है। इंडिया अपनी 85% फ्यूल की जरूरत इंपोर्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 50% क्रूड ऑयल, 60% LNG और लगभग सारा LPG आता है। वॉर शुरू होने के बाद इंडिया का 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल फ्लो कट ऑफ हो गया। ऑयल फॉरेन इन्वेस्टर ने 2026 के अब पहले 4 महीने में इंडियन इक्विटी से $20 बिलियन से ज्यादा निकाल लिए। पीएम मोदी ने हैदराबाद में पब्लिक एड्रेस में कहा, ईरान वॉर इंडिया के लिए सीवियर रिस्क पोज कर रहा है। उन्होंने सिटीजन से कहा, फ्यूल यूज कम करो, ओवरसीज ट्रेवल कम करो,
गोल्ड परचेस पॉज करो, गोल्ड परचेस को रोक दो, अभी गोल्ड मत खरीदो। यूएस सिक्योरिटीज ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट 6.7% से घटाकर 6.2% कर दिया ईरान वॉर की वजह से। यह एक बड़ा टेस्ट है मोदी सरकार के लिए। जब सब कुछ ठीक था, नंबर्स अच्छे थे, अब ग्लोबल क्राइसिस में इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा यह देखना होगा। दूसरी इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 26 कहता है इंडिया की रियल जीडीपी 7.4% ग्रो की। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूटर है। इंडिया 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है 2026 और 27 में, पर आईएमएफ ने नवंबर 2025 में इंडिया की इकोनॉमी को सी ग्रेड दिया। कहा इंडियन नेशनल अकाउंट्स और इन्फ्लेशन डाटा इनफॉर्मल सेक्टर को एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, यानी नंबर इंप्रेसिव हैं पर उन नंबर की एक्यूरेसी पर सवाल खड़े हैं। तीसरा, अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील की बात करें तो जनवरी 2026 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया। 20 साल की नेगोशिएशन के बाद 90% से ज्यादा गुड्स पर टैरिफ कम या खत्म होंगे। यह मोदी गवर्नमेंट की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। पीएम मोदी का यूरोप विजिट चल रहा है अभी। नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ। फिनलैंड डेनमार्क के साथ मीटिंग्स हुई ट्रेड और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन पे। चौथा, सुपर एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है भारत पर। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं एक डेवलपिंग सुपर एल नीनो इंडिया के मॉनसून को वीक कर सकता है। फार्मर आउटपुट हर्ट होंगी, फूड प्राइस बढ़ सकती हैं और हीट वेव इंटेंस होंगी। यह एग्रीकल्चरल क्राइसिस को और बड़ा बना सकता है। तो 11 साल का अगर हम हिसाब करें तो क्या बेहतर हुआ, इस पर अगर हम बात करें तो जीडीपी दोगुनी हुई, इलेक्ट्रिसिटी 99.6% गांव तक पहुंची, बैंक अकाउंट्स 71% लोगों के पास हो गई, यूपीआई दुनिया का नंबर 1 पेमेंट सिस्टम, चंद्रयान 3 चांद का साउथ पोल पर उतरना, फॉरेन रिजर्व दोगुना हुआ, इंडिया यूरोपियन यूनियन हिस्टोरिकल ट्रेड डील हुई, वंदे भारत ट्रेन शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ। क्या बेहतर नहीं हुआ? अगर इसको देखें तो डीमोनेटाइजेशन का इकोनॉमी पर बहुत ही शॉकिंग इंपैक्ट पड़ा। जॉबलेस ग्रोथ, नौकरियां नहीं बढ़ी, फार्मर इनकम 28 पर डे हुआ, दोगुनी नहीं हुई, फ्रीडम प्रेस की फ्रीडम गिरी, हंगर इंडेक्स खराब हुआ, मणिपुर में बहुत सारे बवाल हुए जो अनरिजॉल्व रहे। आईएमएफ को डाटा एक्यूरेसी पर डाउट है और 2026 में नए चैलेंजेस है, ईरान वॉर से ऑयल क्राइसिस, फॉरेन इन्वेस्टर की विथड्रॉल जो कर रहे हैं उसको रोकना, रुपीज ऑल टाइम लो है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कट डाउन हुआ है और सुपर एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो आम इंसान की जिंदगी उतनी नहीं बदली है जितनी बदलनी चाहिए। और अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी में असली टेस्ट शुरू हुआ है गवर्नमेंट का। तो क्या मोदी सरकार सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इंडिया के किस हिस्से में हो। अगर तुम मुंबई के आईटी प्रोफेशनल्स हो तो शायद हाँ, अगर तुम विदर्भ के किसान हो तो शायद नहीं, अगर तुम एक जर्नलिस्ट हो तो शायद नहीं, अगर तुम एक फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट होल्डर हो तो शायद हाँ, अगर तुम एक नौजवान हो जिसे नौकरी नहीं मिली शायद नहीं, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो जिसने यूपीआई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है तो शायद हाँ। इंडिया एक देश नहीं, 1 करोड़ अलग अलग रियलिटीज का समूह है। एक पॉलिसी किसी के लिए वरदान और किसी के लिए अभिशाप बन सकती है। और 2026 में जब पूरी दुनिया ऑयल क्राइसिस, ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जूझ रही है, इंडिया का असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। देखते हैं कि ये सरकार इन सब चैलेंजेस से कैसे उभरती है और क्या क्या एक्शन लेती है। कोई गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होता है, कोई लीडर परफेक्ट नहीं होता है। जो मैटर करता है वो है अकाउंटेबिलिटी, कि वो कितना अकाउंटेबल है अपने जनता के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने देश के हितों के प्रति। गवर्नमेंट को हम जैसे सिटीजन्स अकाउंटेबल रखते हैं, डाटा पढ़कर, सवाल पूछकर और इन्फॉर्म वोट देकर। तुम्हारी जिम्मेदारी है फैक्ट को समझना, किसी की ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना, किसी का ब्लाइंड विरोध नहीं करना, बस इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो और ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में पिछले 12 सालों में क्या बदलाव आया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।